नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि जो ये वन लाइनर प्रश्न होते हैं, जो ये क्वेश्चंस होते हैं, ये एग्जाम के टाइम पर हमें बहुत हेल्प करते हैं और हमें कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो आज मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम देखेंगे भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है और अगर हम टोटल राज्यों की बात करें तो 28 राज्य है हमारे पास और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अभी दमन और दीव को मर्ज कर दिया गया है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि अगर हम इसको काउंट करेंगे तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को मिलाकर ज्यादा हो रहे हैं संख्या, और हाईकोर्ट कुल 25 हो रहे हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो उच्च न्यायालय है वो मर्ज है, वो एक दूसरे से, यानी कि 2 या 3 राज्य या आपके यूनियन टेरिटरीज एक ही हाईकोर्ट से काम चला रहे हैं। तो कुल अभी उच्च न्यायालय है 25। तो यानी यहाँ पे जो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो आता है वो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है लक्षद्वीप। अगला है, आम चुनावों में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? तो अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। इसमें हम यहाँ पे उदाहरण के रूप में देखेंगे, जब 2014 ईस्वी में एनडीए सरकार की पहली जीत हुई थी तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। एक आपके वाराणसी से लड़े थे और दूसरा बड़ोदरा से लड़े थे। तो दोनों सीटों पर इनको विजय प्राप्त हुई थी। बाद में एक सीट खाली हो गई थी तो उस सीट पर उपचुनाव कराए गए। तो यानी कि यहाँ पर 2 सीटों से एक व्यक्ति लड़ सकता है। और अभी के जो 2019 का इलेक्शन हुआ, इसमें राहुल गांधी ने भी 2 सीटों से चुनाव लड़ा है, एक अमेठी से और एक वायनाड केरल से। तो उसमें जो उनको जीत मिली वो वायनाड से जीत मिली और अमेठी से वो हार गए। तो यानी कुल 2 सीटों से जीत सकते हैं। अगला है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? उच्चतम न्यायालय। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, वो जो राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं, उसमें अगर कोई विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है तो यानी यहाँ पर वो जो मामला निपटारा करेगा उस मैटर का उच्चतम न्यायालय करेगा। संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 ईस्वी द्वारा किस समूह को लाया गया है? तो इसका आंसर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में बहुत महत्वपूर्ण चीजें जोड़ दी गई थी, जिसमें समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस प्रकार के शब्दों को इसमें जोड़ दिया गया था, जिससे कि प्रस्तावना की जो सार्थकता थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई थी। और 42वां संविधान संशोधन जो था वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार के उनके जो अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया था और इसने भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण चीजों को यहाँ पे ऐड किया। अगला है, भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा किया था, जिसकी स्थापना हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत। भारत में कैबिनेट प्लान की जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी और इस कैबिनेट प्लान का जो मुख्य जो उद्देश्य था वो भारत में जो संवैधानिक जो विकास था उसका जो मसौदा था, जो उसका ड्राफ्ट था, जो उसका एक रूपरेखा थी वो तैयार करना था। इस कैबिनेट मिशन में 3 अंग्रेज शामिल थे, 3 सदस्य थे इसमें, और उन्होंने क्या किया, भारत के बहुत सारी जो महत्वपूर्ण चीजें थी, यानी कि जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्वरूप था बाह्य, उसकी रूपरेखा तैयार की। और बाद में फिर क्या हुआ, एक अंतरिम व्यवस्था बनाई गई जिसमें जवाहरलाल नेहरू और तमाम संविधान निर्माताओं को उसमें शामिल किया गया था। अगला, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को ये पहली बैठक हुई थी। तो इसमें सबसे मेन चीज यही है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी और इस यहाँ से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, जब तक संविधान का निर्माण नहीं हुआ तब तक ये बैठक चलती रही और फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पारित हो गया। नेक्स्ट है, संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? तो इसके जो संवैधानिक परामर्शदाता थे वो थे बी.एन. राव। बी.एन. राव क्या थे? इसके संवैधानिक परामर्शदाता थे। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि
बी एन राव और बी आर अम्बेडकर को लोग इनको एक ही समझ बैठते हैं, जबकि संवैधानिक जो परामर्शदाता थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे, वो बी एन राव थे, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे वो भीमराव अम्बेडकर थे। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यानी बी आर अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय तथा आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी है? यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है कि 5 प्रकार की जो याचिकाएं होती है, जैसे आपका इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, 5 प्रकार की इसमें वो आती हैं, याचिकाएं आती है, जो व्यक्ति को बिल्कुल बहुत सारे अधिकार देते हैं। अगर उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो उन याचिकाओं के अंतर्गत, इस रेमेडीज के अंतर्गत वो अपने को न्याय दे सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि इफ मतलब कोई भी अथॉरिटी, कोई एजेंसी अगर आपके राइट्स का हनन करती है तो डायरेक्टली यू कैन नॉक माई डोर, तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कहते हैं। तो इसको देखते हुए अंबेडकर जी ने इसको क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था, आर्टिकल 32 को कहा था। नेक्स्ट है, किस लेख रिट का शाब्दिक अर्थ व्हाट इज योर अथॉरिटी है? अधिकार परीक्षा, को वारंटो का। ये कई बार आता है ये वाला क्वेश्चन हमारा। इसमें क्या, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इसमें 5 प्रकार की जो ये अभी हमने पढ़ा, इसमें संविधान उपचारों का अधिकार जो है, इसमें 5 प्रकार की याचिकाएं आती है और हर याचिका का अपना महत्व है। लेकिन जो अधिकार परीक्षा है, अधिकार परीक्षा क्या करता है, कोई अथॉरिटी अगर अपने कानूनों का गलत इस्तेमाल करती है, जबकि उससे ऊपर कोई बड़ी एजेंसी होती है, कोई अथॉरिटी होती है, तो यहाँ पर बड़ी अथॉरिटी उसको पूछती है कि तुमने किस अधिकार से ये निर्णय लिया है। तो ये आपका को वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है। भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकालों तक पदासीन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे 2 कार्यकालों तक। ये क्या रहे थे, 2 बार ये राष्ट्रपति रहे थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनने से पहले क्या किया गया था, भारत रत्न से इनको अलंकृत किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किए गए थे, बाद में ये राष्ट्रपति भी बनते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 395 आर्टिकल्स है और 9 शेड्यूल है। यानी मूल संविधान जब बना था तो 395 अनुच्छेद थे और 9 अनुसूचियां थी। आज की डेट में अगर हम अनुच्छेद देखेंगे तो 450 अनुच्छेद हो गए हैं और आर्टिकल अगर शेड्यूल की देखेंगे तो 12 शेड्यूल हो गए हैं, क्योंकि अनुसूचियों में क्या हो गया है कि कई भाग जुड़ गए हैं। हर अनुसूची के भाग अमेंडमेंट होते होते कई पार्ट जुड़ गए, तो इससे क्या हो गया, ये इनकी संख्या बढ़ गई, 450 तक हो गई है। और 9 अनुसूचियां थी पहले, बाद में 10वीं अनुसूची 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून जुड़ा, फिर पंचायती राज जुड़ा, फिर उसके बाद शहरी निकाय यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज 12 अनुसूची में जुड़ी। तो ये इसके महत्वपूर्ण चीजें हैं। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। यानी कि भारत क्या है, भारत एक्चुअली क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कई राज्यों से मिलकर भारत का निर्माण हुआ है। भारत कोई पर्टिकुलर कोई एक स्थान नहीं है, एक राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता ही क्या है, राजनीतिक शक्ति का आधार, यानी बेस ऑफ पॉलिटिकल पावर भारत की जनता, पब्लिक ऑफ इंडिया है। अगला है, पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया था? यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही क्या किया गया था, सेक्युलर शब्द को इस पर जोड़ा गया था। और सेक्युलर शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो गया आज। सेक्युलर का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई किसी पर्टिकुलर किसी धर्म को यहाँ पर स्थान नहीं दिया जाएगा, बल्कि सभी को एक सेक्युलर मान लिया, यानी कि संविधान क्या है, सेक्युलर है। इसमें पर्टिकुलर किसी एक धर्म और जाति का कोई वो नहीं है, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक, दोनों का समन्वय है। भारत का संविधान जो है वो संघात्मक भी है और एकात्मक भी, यानी कि आपका फेडरल भी है और यूनिटेरियल भी है। भाषा के आधार पर संविधान सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। 1953 में आपका राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी और इसमें फजल अली थे, के.एम. पणिकर थे, हृदयनाथ कुंजरू थे, और उन्होंने फाइनली क्या किया था, आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य घोषित किया था। कि सूची के विषय के अंतर्गत राज्य दोनों के क्षेत्र के अंदर आते हैं समवर्ती सूची, कौन करेंटली इसको बोलते हैं। ये इसमें यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों चीजें आती है। यूनियन लिस्ट में वो क्वेश्चन होते हैं जो संघ के अंतर्गत आते हैं, और राज्य सूची में वो आते हैं जो राज्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन समवर्ती सूची में क्या होता है, दोनों राज्यों के महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। जैसे इसका शिक्षा सबसे बड़ा उदाहरण है।
नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो भाग 2 में उल्लेख किया गया है, यानी भाग 2 में जो महत्वपूर्ण जो मतलब भाग सेकंड है उसमें सिटीजनशिप के बारे में है कि कौन भारत का नागरिक होगा, उसका पूरा उल्लेख इसमें किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया था? तो इसका आंसर है ब्रिटिश संसद में। ऑब्वियसली भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो इसकी स्वतंत्रता की जो रूपरेखा बनी थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही बनी थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जब 9 दिसंबर की बैठक हुई तो उस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था? पहले जो ये इनको जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के अस्थायी यानी टेम्परेरी मेंबर इनको चुना गया था। बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था? स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है संविधान का रक्षक। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 368 में किया गया है, और ये प्रोसीजर जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है और बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है 368। इसके द्वारा संविधान में बहुत ज़्यादा नई चीज़ें जुड़ी है, यानी समय के साथ साथ परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। जो पुरानी चीज़ें होती है आज के समय में उनकी अगर सार्थकता नहीं होती है तो वहाँ पे 368 के अंतर्गत क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ये पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगले वीडियो में मैं जलवायु परिवर्तन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।